आपका सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सो गाइज आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए 3 एग्ज़ाम बहुत ही समीप आ चुके हैं। 12 फरवरी को बिहार पीसीएस का पेपर होने वाला है, 14 मई को उत्तर प्रदेश पीसीएस का पेपर होने वाला है और 28 मई को संघ लोक सेवा आयोग का पेपर होने वाला है। सो प्लीज़ बी प्रिपेयर। 3 एग्ज़ाम है। मैक्सिमम इस समय माइंड कन्फ्यूज़ होकर किसको पढ़ें किसको छोड़ें, ठीक है। सो आपकी तैयारी जिस लेवल पे होगी आप बहुत अच्छे से डिसाइड कर पा रहे होंगे आपकी पढ़ाई की रणनीति क्या होगी, ठीक है। सो इस समय बहुत ज़्यादा नहीं लेते हुए, ठीक है, जितने भी करंट अफेयर हैं उनको हम क्वेश्चंस के फॉर्म में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि समय कम से कम लगे और हमारे पास बहुत सारी सामग्री हैं जिनको कि हमें पढ़ना है और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो वो आपकी अपनी स्ट्रेटजी होगी। हम आते हैं करंट अफेयर पे, जिसमें से हमारा आज का 5 क्वेश्चन है, जिसमें से हमारा आज का पहला जो नंबर है स्वदेश दर्शन के बारे में है। सो स्वदेश दर्शन 2.0 योजना, पहली बात कि क्या है आपको ये बात पता होना चाहिए और ये क्यों चर्चा में आया हम इसको भी देखेंगे, ठीक है। सो स्वदेश दर्शन 2.0 योजना, ठीक है, के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित हैं, ये दोनों नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। सो राइट आंसर है केरल, ठीक है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत केरल के कोट्टायम में कुमार कोम और कोझिकोड में बेपोर को विकास के लिए चुना गया है। ये 2 स्थान पर्यटन मंत्रालय की योजना के तहत चुने गए 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 34 अन्य स्थानों में से हैं। स्वदेश दर्शन योजना जो 1.0 है के हिस्से के रूप में केरल में इको सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, ग्रामीण सर्किट के तहत घोषित कई स्थान है, ठीक है। अब देखिए जो स्वदेश दर्शन है इसका जो कार्यान्वयन किया जा रहा है तो आप ये याद रखना कि इसका जो शुरुआत है वह जनवरी 2023 है, क्लियर, ये आपको होना चाहिए पता। और जो स्वदेश दर्शन योजना शुरू किया गया था, ठीक है, स्वदेश दर्शन जो योजना शुरू किया गया था उसका शुरुआत 2014-15 था, ठीक है। सो जो 2.0 है यह जनवरी 2023 और जो स्वदेश दर्शन योजना था वो 2014-15 में शुरू किया गया था, ठीक है। ये किन किन मंत्रालय के तहत आता है तो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय, आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय, ओके, संस्कृति मंत्रालय के तहत यह आता है, ठीक है। सो आई होप कि इसमें आपको चीज़ें डाउट की नहीं रही हैं। और इसमें हम और क्या जान सकते हैं कि भारत में जो पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य, ठीक है, इसका जो टारगेट है, उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना भारत में, क्लियर। और यह 100% केंद्र वित्त पोषित है, ठीक है। अगर ये आ गया कि इसका वित्त पोषण किस रेशियो में है, क्या राज्य इसमें योगदान करता है कि नहीं करता है या क्या परसेंटेज है, तो बिल्कुल 100% यह केंद्र पोषित यह योजना है, ठीक है। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक और योजना है प्रसाद योजना, आई होप आप सुने होंगे, ठीक है, प्रसाद योजना, क्लियर। प्रसाद योजना, बस डिफरेंस इतना है कि जो प्रसाद योजना है ना उसमें जो तीर्थ स्थल हैं उनको पहचान दिलाना, उनके संवर्धन में बढ़ावा करने के लिए शुरू किया गया है प्रसाद योजना। और इसका शुरुआत ये भी 2014 और 15 के तहत इसका शुरू किया गया था। लेकिन हाँ, ये किसके अंतर्गत आता है तो ये आता है पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत, पर्यटन
मंत्रालय, देखिए जगह थोड़ी सी कम है तो मैं बोल भी रहा हूँ, तो आप याद रखना। जो प्रसाद योजना है इसका जो टारगेट है यह है जो तीर्थस्थल हैं उनके संवर्धन, उनका प्रमोशन, उनका रख रखाव और उनको प्रसिद्धि दिलाना इस योजना का टारगेट है। और यह पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जो स्वदेश दर्शन है यह पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो 2.0 है यह जनवरी 2023 से शुरू हुआ है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्लियर? क्लियर? सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर CRPC और इंटीग्रेटेड एम्बुड्समैन स्कीम किस संस्था से संबंधित है? तो राइट आंसर है RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। क्या है? सो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 2021-22 के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर CRPC की स्थापना RBI ने इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 के तहत की थी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान ओम्बुड्समैन स्कीम्स या कंज्यूमर एजुकेशंस एंड प्रोटेक्शंस सेल को मिलने वाली शिकायतों की संख्या 9.39% की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार भुगतान के डिजिटल तरीकों और लेन देन से संबंधित शिकायतों की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है। तो अगर ये आ जाता है कि जो अभी रिपोर्ट आई है, ठीक है, क्लियर, सो उसमें किन क्षेत्रों में बढ़ावा मिला है शिकायतों में, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा डिजिटल ट्रांजैक्शंस होता है ना, उनके शिकायतों में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, क्लियर, इनका क्षेत्र ज़्यादा है। और जो RBI है, आई होप कि आपको पता होगा कि ये एक RBI यानी 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। कोलकाता इसका मुख्यालय था और 1937 में मुंबई इसका स्थापना हो गया, सॉरी मुख्यालय स्थानांतरित हो गया। क्लियर? ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023, नेशनल साइंस डे 2023 के थीम क्या है? सो ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ये प्लीज़ आप याद रखना, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ठीक है। सो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 के ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग शीर्षक से थीम जारी की है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 1986 से रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये डेट आप याद रखेंगे, ठीक है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन सर CV रमन ने रमन प्रभाव की खोज की है, ठीक है। तो आई होप कि आपके माइंड में हो रहा होगा कि ये रमन प्रभाव क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो CV रमन है ना, इनको 1930 में इस खोज के लिए नोबल पुरस्कार दिया गया और 1954 में भारत रत्न दिया गया है। तो आई होप कि आपको ये कंटेंट पता हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम रमन प्रभाव को देखते हैं कि रमन प्रभाव क्या है, ठीक है। देखिए रमन प्रभाव की जगह बहुत ही कम है, तो मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप इसको नोट डाउन अगर कर सकते हैं तो करिए। देखिए रमन प्रभाव जो होता है ना, जो प्रकाश है, क्लियर, थोड़ा लिखने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे हम, कि जो प्रकाश है, ठीक है, एक पारदर्शी माध्यम, क्लियर, पारदर्शी माध्यम से जब गुजरता है, ठीक है, तो प्रकाश का कुछ हिस्सा विक्षेपित हो जाता है, ठीक है। जैसे ये कुछ जो हिस्सा होता है वो विक्षेपित हो जाता है,
और प्रकाश यहाँ पर आता है बाहर आउटपुट के फॉर्म में, ठीक है। जिसके बाद जो वेवलेंथ होता है ना उसमें बदलाव आ जाता है, ठीक है, और इसी बदलाव को हम रमन प्रभाव कहते हैं। क्लियर। यहाँ से जो प्रकाश चला, कुछ प्रकाश यहाँ पर विक्षेपित हो जाते हैं, परावर्तित हो जाते हैं तत्काल, और यहाँ से प्रकाश निकलते हैं। तो जो प्रकाश का वेवलेंथ है उसके वेवलेंथ में बदलाव आ जाता है और इस बदलाव को हम रमन प्रभाव कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आप समझे। लेकिन ये जो माध्यम है ये पारदर्शी होना चाहिए, ठीक है। यह ठोस भी हो सकता है, यह तरल भी हो सकता है, यह गैस भी हो सकता है, ठीक है ना। क्लियर। ओके। और सीवी रमन और के कृष्णन द्वारा 1928 में इसका खोज किया गया था, ठीक है। क्लियर। तो ये भी आप याद रखना कि के कृष्णन भी साथ में थे, और 1954 में भारत रत्न मिला है और 1930 में नोबेल पुरस्कार इसके लिए मिला है। ओके, ठीक है। सो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में खबरों में रहा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह उड़ीसा में है, और उड़ीसा का जो कैपिटल है वो कहाँ है? तो भुवनेश्वर। आपको पता है ये बात, भुवनेश्वर, ठीक है। ठीक। और अगर हम उड़ीसा की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे पे। उड़ीसा में स्थित भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की संख्या पिछले वर्ष 1,38,107 की तुलना में इस वर्ष बढ़कर 1,39,559 हो गई है। पिछले वर्ष की तुलना में यहाँ पक्षियों की संख्या में वृद्धि हुई है, वहीं प्रजातियों की विविधता में कमी आई है, ठीक है। संख्या तो बढ़ गया लेकिन उनकी जो डाइवर्सिटी थी उनमें कमी आ गई है। पिछले साल 144 की तुलना में इस साल राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियाँ 140 प्रजातियाँ देखी जा रही हैं, ठीक है। इस बार कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों को भी देखा गया है, ठीक है। तो इसलिए चर्चा में है, ठीक है। और अगर हम उड़ीसा के सेक्स रेशियो की बात करें कि कितना है, ठीक है, सेक्स रेशियो तो 9:7:9 है। और हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो 9:4:1 है फॉर 1000, ठीक है, 1000। देखिए यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन हमने देख लिया। अब देखने से फ़ायदा क्या होगा कि मान लीजिए हम जो भी पेपर दे रहे हैं, अगर वहाँ पे ये कंटेंट आते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, तो हमें पेपर तो बता कर नहीं ना आता कि क्या पूछने वाला है, किसी को नहीं पता। तो हम अपने को डाइवर्सिफाई करके बिल्कुल पढ़ते हैं ताकि हमारा मेन मुद्दा है कि पेपर को हम डील कर सकें, ठीक है। तो जो जो कंटेंट मिले उसको मैक्सिमम कोशिश करो बार बार पढ़ने का, रटने का नहीं, बार बार पढ़ने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट है, किस संस्था ने ABPM जय, ठीक है, आई होप कि आपको इसका नाम पता होगा। ये क्वेश्चंस के फॉर्म में हम आगे भी करा चुके हैं, ठीक है, के तहत अस्पताल के प्रदर्शन को मापने और ग्रेड देने के लिए नई प्रणाली शुरू की गई है, ठीक है। तो राइट आंसर है NHA, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ठीक है। क्लियर। ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPM जय के तहत अस्पताल के प्रदर्शन को मापने और ग्रेड देने के लिए एक नई प्रणाली शुरू कर रहा है। इस नई मूल्य आधारित देखभाल की अवधारणा को पेश करेगी, जहां भुगतान परिणाम आधारित होगा और प्रदान किए गए उपचार की गुणवत्ता के अनुसार प्रदाताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। मरीजों को उनके स्वास्थ्य में सुधार में मदद करने के लिए प्रदाताओं को पुरस्कृत
किया जाएगा। और इसका शुरुआत कब हुआ था, तो आई होप कि आपको पता होगा, 23 सितंबर 2018, ये डेट भी याद रखना। ABPM जय, ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ओके सो एवरीबॉडी, आई होप कि आपका दिन अच्छा हो, मंगलमय हो। प्लीज़ आई होप कि आप कहीं ना कहीं से चीज़ें कंटेंट देखे होंगे, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, या किसी भी चैनल से। अगर इसमें आपको कुछ भी लगता है ना कि इम्पॉर्टेंट है, मैं भूल रहा हूँ, तो प्लीज़ इसका छोटा सा शॉर्ट नोट्स प्लीज़ आप बना लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।